साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज है वो लेकर चल रहे थे। तो कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है उसके पहला और दूसरा 2 पार्ट हो गए हैं। आज अपन तीसरे पार्ट के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि इतिहास को जानने के जो स्रोत है, जो हमारे पास इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तर क्या है? 2। तो 2 भागों में जो है वो विभाजित किया जा सकता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, इसमें अभिलेख आते हैं, मुद्राएं आती है, मोहरें आती है। और दूसरे है साहित्यिक स्रोत, जिसमें किताबें आती है जो पहले ग्रंथ लिखे जाते थे, उनके द्वारा अपन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा सवाल, रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो रावल समर सिंह जो है वो चित्तौड़ के थे। तो रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो छिरवा का शिलालेख से। और छिरवा का शिलालेख कहाँ पर है? तो छिरवा का जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में ताम्र संस्कृति के अवशेष किस स्थान से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में ताम्र संस्कृति के अवशेष किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो गणेश्वर, ये कहाँ पर आया हुआ है? नीम का थाना सीकर में जो है वो गणेश्वर एक स्थान है, वहाँ पर उस स्थान से राजस्थान में ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक कृत की रचना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में किस वंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो चौहान वंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज विजय में। और ये किसकी रचना है? जयानक कृत की रचना है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है। तो हमीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी की रचना। किसकी रचना है हमीर महाकाव्य? नयन चंद्र सूरी की रचना। हमीर महाकाव्य से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चौहान राजवंश व अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में एवं अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय के संदर्भ में हमें जो जानकारी देने वाला ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? हमीर महाकाव्य। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी। तो यह आपको याद रखना है। अब अपना अगला सवाल देखते हैं कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तकें किसने लिखी। तो कर्नल जेम्स टोड ने, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान के इतिहास को जो है वो एक अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का काम किया था। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। आगे है वंश भास्कर किसकी रचना है। तो वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। किसकी रचना है वंश भास्कर? सूर्यमल मिश्रण की। यह आपको याद रखना है, खासकर जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि वंश भास्कर किसकी रचना है। तो वंश भास्कर जो है वो सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वीर विनोद किसकी रचना है। वीर विनोद रचना है कवि राजा श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी रचना है। तो मारवाड़ राज्य का जो इतिहास है वो है विश्वेश्वर नाथ रेऊ की रचना है मारवाड़ राज्य का इतिहास। अब है राजस्थान से प्राप्त प्रमुख अभिलेख। राजस्थान से जो है वो बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो हमारी कक्षा 6 में चलने वाली राजस्थान अध्ययन है उसमें कुछ 7 से 8 अभिलेखों के बारे में का नाम दिया गया। तो मैंने उन अभिलेखों की जो डिटेल थी वो भी आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि यदि यहाँ से कोई प्रश्न बने तो अपना प्रश्न गलत नहीं हो। तो पहला है नगरी अभिलेख। ये 424 ईस्वी में जो है वो नगरी अभिलेख लिखा गया। ये हमें नगरी से प्राप्त हुआ। और नगरी जो है वो आया हुआ है चित्तौड़गढ़ में। नगरी का आया हुआ है चित्तौड़गढ़ में। अब इस नगरी अभिलेख को जो खोजने का काम किया था वो डॉक्टर BR भंडारकर ने नगरी से प्राप्त किया। और नगरी है चित्तौड़गढ़। डॉक्टर DR भंडारकर ने इस नगरी अभिलेख को अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसकी भाषा है संस्कृत और इसकी जो लिपि है वो है नागरी लिपि। आगे आता है कंसवा अभिलेख। तो कंसवा अभिलेख जो है वो 738 ईस्वी में लिखा गया और ये कोटा से प्राप्त किया गया। इसमें जो है वो अंतिम मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना है कि अंतिम मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है। तो
कंसवा शिलालेख से। फिर है गटियाला अभिलेख। तो गटियाला अभिलेख जो है वो 861 ईस्वी में लिखा गया और जोधपुर से जो है वो इस अभिलेख को प्राप्त किया गया। इस अभिलेख को का जो उत्कीर्ण करवाया था यह वो था कक्कुक प्रतिहार। कक्कुक प्रतिहार ने जो है वो गटियाला अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था और इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। साथ ही प्रतिहारों के इतिहास को जानने का जो है वो गटियाला अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे है किराड़ू अभिलेख। ये 1161 ईस्वी में इस अभिलेख को लिखा गया। ये शिव मंदिर किराड़ू बाड़मेर से प्राप्त किया गया और इस किराड़ू अभिलेख में जो परमारों की उत्पत्ति है, जो राजपूत वंश की एक शाखा है परमार, तो परमारों की जो उत्पत्ति है वो ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई। साथ ही ये जो किराड़ू अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसकी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर है नांदसा यूप स्तंभ लेख। तो ये 225 ईस्वी में लिखा गया और ये नांदसा भिलवाड़ा से प्राप्त किया गया। इसकी जो स्थापना है, इस नांदसा यूप स्तंभ लेख की जो स्थापना है वो सोम द्वारा की गई। किसके द्वारा? सोम द्वारा। ये एक गोल स्तंभ है जिसमें 6 एवं 11 पंक्तियों का लेख अंकित है। फिर है बरनाला यूप स्तंभ लेख। तो ये 227 ईस्वी में इसकी रचना की गई, जयपुर से प्राप्त हुआ और ये सोहन गोत्रोत्पन्न द्वारा स्थापित है। फिर है सामोली शिलालेख। तो सामोली शिलालेख जो है वो 646 ईस्वी में प्राप्त किया गया सामोली से और सामोली का आया हुआ है भोमट क्षेत्र में उदयपुर से। तो ये गुहिल राजा शिलादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। सामोली अभिलेख में क्या है? गुहिल वंश के जो राजा थे शिलादित्य, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है और जो लिपि है वो कुटिल है। फिर है बिजोलिया अभिलेख। तो ये भी 1170 ईस्वी में लिखा गया बिजोलिया भिलवाड़ा से और इस बिजोलिया अभिलेख को लिखने वाले थे गुणभद्र। कौन थे? गुणभद्र। बिजोलिया अभिलेख को जो लिखने वाले थे वो थे गुणभद्र। और बिजोलिया अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? चौहानों के इतिहास की जानकारी जो है वो बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। अब अपना जो तीसरा पार्ट है वो पूरा हो गया। अपन चौथे पार्ट के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देखते हैं। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग को क्या कहा गया? यानी कि जब मानव सभ्यता शुरू हुई और उस मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक युग था, उस प्रारंभिक युग को कौन सा युग कहा गया? तो उस प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? यहाँ पर आप मानव लिख देना। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम जो मानव ने है तांबे का प्रयोग किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्र से जो है वो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और उसमें भी सबसे ज़्यादा अवशेष जो है वो गणेश्वर से प्राप्त हुए, जो मैंने आपको पहले ही बताया नीम का थाना सीकर में है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पर स्थित थी। ये सिंधु सभ्यता काल का नगर है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा जो स्थल हमें मिला है कालीबंगा, ये कौन सी सभ्यता का है? तो सिंधु सभ्यता काल का नगर है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित थी। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। अब अमलानंद घोष ने तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की। उसके बाद जो है वो डॉक्टर बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में कालीबंगा में जो है वो खुदाई शुरू हुई। तो यदि आपको कोई पूछे कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा में खुदाई किसके निर्देशन में शुरू हुई? तो डॉक्टर बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर। तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब है राजस्थान में आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता के अवशेष जो है वो उदयपुर जिले से प्राप्त हुए। कौन से जिले से? उदयपुर जिले से। और ये उदयपुर में बेड़च नदी के तट पर है। आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर में बेड़च नदी के तट पर है। और जो आहड़ सभ्यता है ये तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र थी। यानी जो
उस समय जो ताम्र सभ्यता के समय में जो तांबे के औजार बनते थे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आहड़ सभ्यता में उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसका एक उपनाम क्या था? आगाटपुर। स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से। अब यहाँ पर तांबे के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ताम्रवती या तांबावती भी कहा जाता है। जो आहड़ सभ्यता है यहाँ से हमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये लोग जो है वो बर्तन बनाने की कला में बहुत ही दक्ष थे। तो राजस्थान में आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? उदयपुर से। उदयपुर जिले में कहाँ से? तो बेड़च नदी के तट पर जो है ये सभ्यता थी और ये तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र थी। इसे आगाटपुर भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है और ताम्रवती भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता से जो है वो संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिलते हैं और ये जो आहड़वासी थे वो बर्तन बनाने की कला में क्या थे? दक्ष थे। अब अपना अगला सवाल है राजस्थान में बालाथल सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान में बालाथल सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एक तहसील है वल्लभनगर तहसील जो उदयपुर में है, उस वल्लभनगर तहसील में बालाथल सभ्यता के अवशेष जो है उस वल्लभनगर तहसील से जो है वो इस समय बालाथल सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष है। 11 अब जो बालाथल में है 11 कमरों का भवन एवं दुर्ग के भी हमें चिन्ह मिले हैं। ताम्र पाषाण सभ्यता के साथ साथ यहाँ से जो है वो लोह काल यानी लोहे के काल के भी हमें अवशेष प्राप्त हुए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि बैराट एवं बालाथल ही ऐसे स्थान हैं जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि राजस्थान में जितने सभ्यता स्थलों की खोज की गई उन सभी सभ्यता स्थलों में से केवल 2 सभ्यता स्थल है, एक तो है बैराट और एक है बालाथल, जहाँ से बुना हुआ वस्त्र जो है वो प्राप्त हुआ है। यानी कि आप सोचिए कि उस समय भी लोग जो है वो बुने हुए वस्त्र पहनते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे का सवाल है राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जो है वो नीम का थाना सीकर से प्राप्त होते हैं और ये कौन से समय की ये सभ्यता है? तो ये ताम्र संस्कृति सभ्यता थी उस समय का ये स्थल है। ताम्र संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। यानी कि जो ताम्र संस्कृति सभ्यता थी यानी वह सभ्यता जिसमें सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग हुआ वो जो पूर्वी राजस्थान है और जो गंगा घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, पल्लवित हुई और ताम्र उपकरणों की बहुतायत से इन क्षेत्रों से हमें प्राप्ति होती है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, यानी इस समय तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं कि राजस्थान में बैराट सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बैराट सभ्यता के अवशेष जो है वो जयपुर जिले से प्राप्त होते हैं। और अब जो है ये बैराट सभ्यता यानी ये बैराट सभ्यता या फिर ये बैराट सभ्यता जो विराटनगर है ये अब जयपुर में नहीं है, अब ये कोटपुतली बहरोड में चला गया है। तो ये भी फैक्ट जो है वो आप ध्यान रखना। आपको पता है कि नए जिले बनाए थे, तो उन नए जिलों में जो विराटनगर है जहाँ से बैराट सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, बैराट सभ्यता स्थल है, ये अभी जयपुर जिले में नहीं होकर कौन से जिले में है? कोटपुतली। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैंने ये गलत लिख दिया, उसके हिसाब से कोटपुतली बहरौड जिला है वहाँ से इस संस्कृति के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो कोटपुतली बहरौड। ठीक है, ये जो बैराट सभ्यता के जो अवशेष है या जो बैराट सभ्यता है वो पहले जयपुर जिले में था, लेकिन जब नए जिले बने तो ये स्थल जो है वो अभी कोटपुतली बहरौड में चला गया है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ। तो विराटनगर अभी कहाँ पर है? कोटपुतली बहरौड में, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल का जो प्रमुख केंद्र था बैराट, मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बैराट या फिर विराटनगर। अशोक के 2 स्तंभ यहाँ से प्राप्त होते हैं, एक तो बाबरू और एक बैराट शिलालेख, ये भी आप ध्यान रखना। साथ ही जो यहाँ पर है
वो 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि 36 एक ही स्थान पर 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ मिली है, तो बेराट में, जिनमें 8 पंचमार्क है और 28 जो है वो भारतीय यूनानी शासकों की है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला है, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कौन से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कौन सा स्थल है जहाँ पर किसी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो बागुर व ओजियाना जो है यहाँ से हमें सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। जयपुर जिले में कौन सी जगह पर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सांबर एवं जोधपुरा जो है वहाँ से हमें सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। टोंक जिले से कौन सी जगह पर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नगर एवं जो रेड है वहाँ से हमें सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। चित्तौड़ जिले से कौन सी जगह पर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नगरी से जो है वो हमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भरतपुर में कहाँ से कौन सी जगह से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो भरतपुर में जो नौह है उस नौह से हमें सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हमेशा परीक्षा में ये हर बार पूछा जाता है, खासकर यदि आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम में तो यही सीधे सवाल पूछे जाते हैं। राजसमंद में कहाँ पर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पचमता एवं जो गिलुंड है वहाँ से हमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमने जो है कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन है उसके 4 पार्ट पूरे कर दिए। कल जो वीडियो आएगा उसमें 2 पार्ट और होंगे। इस तरह से हम कक्षा 6, 7, 8, 9 और जो 10 की राजस्थान अध्ययन है पहले उनको पढ़ेंगे, फिर जो सामाजिक है, विज्ञान है, जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस टू टॉपिक एकदम, वो अपन एक एक करके उन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।